नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में कक्षा 12वीं तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला। नगर मजिस्ट्रेट ने छुट्टी के आदेश किए जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। खटीमा में भारी बारिश के बाद जल भराव, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। मसूरी में टैक्सी स्कूटी से चालकों की लैंडस्लाइड की जांच शुरू। एसडीएम के निर्देश के बाद जांच शुरू। टैक्सी स्कूटी की पार्किंग और कार्यालयों का भी हुआ निरीक्षण। उत्तरकाशी में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन पर राजस्व विभाग की छापेमारी। 10,000 टन मीटर रेत की नीलामी कर वसूले लाखों रुपए। बाजपुर में तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल। कार सवार कार को मौके पर छोड़कर हुआ फरार। मसूरी के बालागंज में गिरी बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बंद। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। हरिद्वार में कांवड़ियों की बाइक से टकराए सीओ। हादसे के सीओ हुए घायल। अज्ञात बाइक चालक कांवड़िए के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खटीमा में मनाया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। कई प्रकार के पौधों का वितरण एवं वृक्षारोपण किया गया। पेरिस ओलंपिक में रोलर स्पीड स्केटिंग शामिल। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने जताई खुशी। कहा, रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों को ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मिलेगा अवसर। बाजपुर में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार निरीक्षण करने पहुंचे वार्ड। लोगों ने आदिवासी अधिकारी को जमकर सुनाई खरी खोटी। वार्ड नंबर 11 में लगातार दिखाई दे रहा था गुलदार। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें मत्स्य पालन, गन्ना सहकारिता विभाग और चाय उत्पादन जैसे मुद्दे शामिल रहे। इस दौरान सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। तो वहीं बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य बना है। जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड है उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या विधानसभा रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक पहुंची, जहां खेल मंत्री ने मिनी स्टेडियम का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने एक श्रम विभाग की ओर से संचालित कैंप का निरीक्षण भी किया। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण भी करती हुई नजर आई। कुछ स्कूलों में मिनी स्टेडियम हो, खेल मैदान हो, यह स्टेडियम निश्चित रूप से उसमें भूमि के हस्तांतरण की बहुत सारी कार्रवाई औपचारिकताएं होंगी। जैसी जैसी औपचारिकताएं पूर्ण होंगी वैसे वैसे राज्य सरकार, क्योंकि आप भी मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे मैदानों में स्टेडियम
स्टेडियम के लोकार्पण में गए होंगे। इससे पहले जो कि पहले खेल केंद्र बिंदु में कभी हुआ करता था, ऐसा विचारणीय भी बनता है। आज केंद्र बिंदु में है तो लगातार मैं समझती हूँ कि खेल के संसाधन चाहे वो रानीखेत में हो, चाहे वो जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो विकसित हो। तो वहीं दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद हल्द्वानी में भी अब कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शहर में कई कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कोचिंग सेंटरों के प्रबंधक और मालिकों ने कोई भी मानचित्र या कोई भी अन्य अभिलेख मौके पर नहीं दिखाई दिए। साथ ही मौके पर पार्किंग के संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसके चलते कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जो हाल में घटना हुई है उसी के क्रम में हल्द्वानी जो हमारा नगर क्षेत्र है उसमें संचालित जितने भी कोचिंग सेंटर हैं और इस तरह के जो संस्थान हैं, खासकर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, उसकी हमारी टीम द्वारा कल जांच प्रारंभ की गई है। 7 से 8 सेंटर कल देखे गए हैं और उनसे उन बिल्डिंग बायलॉज के तहत जो उनके मैप सैंक्शन है उसकी प्रति मांगी गई है। न दिखाने पर अभी आज नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही जो हमारा अग्निशमन विभाग है उसके माध्यम से भी अग्निशामक यंत्र की जो नियमानुसार उनमें स्थापना है या नहीं है, या उनके द्वारा वांछित लाइसेंस लिया गया है नहीं लिया गया है, इसकी भी जांच के लिए आज अग्निशमन विभाग को निर्देशित किया गया। तोदर रोड की हरिद्वार हाईवे पर शिव भक्त बड़े बड़े वाहन से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। वहीं हाईवे पर शिव भक्तों का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। शिव भक्त वाहनों पर लगे डीजे पर भोले के भजनों के साथ नाचते झूमते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर भोले के जयकारे से शिक्षा नगरी गूंज रही है। जगह जगह शिव भक्तों के लिए भंडारे चलाए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के उचित इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड की सीमा से हरिद्वार तक बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात है। तो वहीं 2 दिन पहले हल्द्वानी में ऑटो में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने के मामले में हिंदू संगठन अब सड़क पर उतर आए हैं और एसडीएम कोर्ट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आरोपी को फांसी देने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि जितने भी ऑटो शहर में चल रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आंदोलन करने से वह पीछे नहीं हटेंगे। जो हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई है और उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित को गिरफ्तार भी किया है। उसी क्रम में एक ज्ञापन हमें मिला है। विशेष मांग ये है कि जो भी यहाँ पर ऑटो चालक हैं या विशेष अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए, बीच बीच में उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए। तो उसी क्रम में अभी आरटीओ के द्वारा भी कल से 8 टीमें बनाई गई हैं। पूरे शहर में इसका सत्यापन और चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। साथ में पुलिस के द्वारा भी अलग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। कुछ बिंदु और उनके द्वारा संज्ञान में लिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे पर चकलवा के पास पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से दोनों तरफ की आवाजाही को रोक दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काला ढूंगी एसडीएम और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हल्द्वानी रामनगर रोड पर निहाल नाले ने एक बार फिर से रफ्तार पे रोक लगा दी है। ये तस्वीरें हैं निहाल नाले की। स्टेट हाईवे 41 ये कहलाता है। इस पर पिछले दिनों भी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। इस रोड का, इस नाले का कुछ हिस्सा पहले ही टूट गया था और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ रेनोवेशन का काम किया गया और जो रेनोवेट किया गया वो हिस्सा तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो सही सलामत खड़ा है, लेकिन उसके दूसरी तरफ का हिस्सा जो है, जो कमजोर हो चुका था, वो कल देर शाम भारी बरसात के चलते वो भी इस नाले में समा गया है। अभी फिलहाल इस सड़क पे आवाजाही को रोका गया है और लगातार जो काम है वो यहाँ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो एक अल्टरनेट मार्ग बनाने की कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है और इस मार्ग को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर संसाधन जुटाए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी जो हैं, प्रशासन के अधिकारी और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, वो यहाँ मौके पे मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर ट्रैफिक की अगर बात हम करें तो ट्रैफिक के लिए यहाँ से
1 किलोमीटर पहले गांव से एक लिंक मार्ग से होते हुए छोटी गाड़ियों के आवाजाही के लिए वो लिंक मार्ग को खोला गया है। और ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो जेसीबी काम कर रही है एक ऑल्टरनेट मार्ग बनाने की, तो ये बड़ी गाड़ियों के लिए जो यहाँ से भारी वाहनों का आवाजाही होती है उसके आवाजाही के लिए ये एक मार्ग बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और तमाम कार्यवाही पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ ग्रामीण जो हैं, ग्रामीण भी यहाँ अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरी इसको जल्द से जल्द बनाने की जो कार्रवाई है वो यहाँ की जा रही है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में ये बनकर तैयार होता है और कब जाके इस रोड पे आवाजाही सुचारू की जाती है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, कालाडूंगी से। कल रात इसमें काफी अतिवृष्टि हुई, तो उसने जो हम लोगों ने जिसमें ट्रीटमेंट किया था, जो हमने मरम्मत किया है वो तो सुरक्षित है, परंतु जो उसकी पहले वाली अबेटमेंट है, लेफ्ट अबेटमेंट, उसका करीब 80% भाग डैमेज हो चुका है, निकल चुका है, जैसा कि आप लोग ये देख ही रहे हैं। अब हमारे पास इस समय एक ही ऑप्शन है कि क्योंकि स्पान इसका बड़ा हो चुका है, तो हम वैली ब्रिज के रूप में यातायात को भी सुचारू रखें और इसका नया डीपीआर बना करके हमें शासन को प्रेषित करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पान इसका बढ़ चुका है। अभी फौरी राहत के लिए, क्योंकि छोटी गाड़ियां जो 4 व्हीलर हैं, कार हैं, वो तो यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर एक डाइवर्जन बना हुआ है ऑलरेडी, यानी ग्रामीण सड़क है, तो वहाँ से उनका आवागमन तो हो रहा है, परंतु बसों के लिए दिक्कत है। तो हमारी कोशिश है कि हम शाम तक यहाँ पर, आप देख रहे होंगे जेसीबी हमारी चल रही है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट में एक डाइवर्जन तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल से बसों को यहाँ से संचालित कर लेंगे। चकलवा विद्रामपुर में जो ये पुलिया के पास हम लोग खड़े हैं, पिछली बरसात में इसका लेफ्ट वाला पार्ट जो भारी बारिश से बहा था, इस बार जो फिर इसका ट्रीटमेंट कर दिया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन जो इसका हमारा दाईं तरफ का पार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो पानी का फोर्स है, ऊपर से पानी का फोर्स है, उससे इसका दाईं तरफ का पार्ट बह गया है, जो करीब हमारा 2 या 3 मीटर ही पुलिया हमारी रोड बची है। तो पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर मौके पर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका अल्टरनेट थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट करके हम लोग हमारी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले समय ये टूटी थी, ठीक है, प्राकृतिक आपदा है जी, स्वाभाविक है, लेकिन अफसोस हमारे लोक निर्माण के अभियंताओं को कि देखिए पिछले वर्ष देखो बोरपुर को देखिए आप, जो की तो है, एक राशि पहले आप पुलिया थी, आज इतना इसमें तकनीक इतना विकास होने के बाद भी देखिए कितना समय लग गया इसको, और कल ये पुलिया फिर क्षतिग्रस्त हो गई। तो थोड़ा सा हमारे सरकारी को ध्यान देना चाहिए। आपदा है, स्वाभाविक है, इसको कोई भी रोक सकता जी, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक आपदा तो ये है, इसे कोई रोक दिया, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों के इसके लिए कम से कम इतना आश्वस्त होना चाहिए। तो वहीं कुछ दिन पहले यमुनोत्री धाम में एक फ्लड आई, जिसमें यमुनोत्री धाम का मुख्य मंदिर सुरक्षित रहा, बाकी उस बाढ़ के सामने जो भी आया वो नुकसान ही हुआ। अब इस फ्लड से हुए नुकसान को दोहरा नुकसान छोटे व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। वहीं जो अवैध दुकानें यमुनोत्री मार्ग पर खुली हैं और सुरक्षित हैं, उनको प्रशासन जेसीबी के जरिए हटा रहा है, जिससे छोटे व्यापारी सरकार और प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के
अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण खत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर टूटा है। केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने की सूचना है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गौरीकुंड में अफरा तफरी का माहौल है। कई जगहों की डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बारिश का जो कहर है वो देखने को मिला है, जहां पर केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने की सूचना सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
तस्वीरों में देखिए कि कितना भयावह ये मंजर है। जिस तरह से केदारनाथ के पैदल मार्ग पर ये हादसा हुआ है, जहां पर बादल फटने से पूरी की पूरी तरह से जमीन जो है, जिससे सड़क है, पूरी की पूरी तरह से बहती हुई नजर आई है, पूरी की पूरी तरह से पानी से लबालब है। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है साफ तरीके से किस तरह से पानी का जल स्तर कितना भारी हो गया है, कितना भयावह हो गया है। और ये उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला है। स्कूटी फंसी हुई है, लोग फंसे हुए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की स्थिति जहां पर पानी जो है लोगों के घुटनों तक पहुंच रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। ये रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देर रात तस्वीर जहां पर केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि कितना भयावह ये मंजर है। जिस तरह से केदारनाथ यात्रा, जो आज चारधाम यात्रा है, उसे भी आज स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के बाद ये भयावह तस्वीरें। लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके बाद केदारनाथ क्षेत्र के पैदल मार्ग पर ये बादल फटने की खबर सामने आई बीती रात और गौरीकुंड में भी अफरा तफरी का माहौल है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया और आज चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। लोगों से अपील की है कि अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी भी भारी बारिश का दौर जो है वो अगले 2 दिन तक रहने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गौरीकुंड में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं प्रदेश भर में भी लोगों से अपील की जा रही है कि जितना जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि जल भराव की स्थिति जो है, तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि जल भराव इतना हो गया है कि सड़क ही नजर नहीं आ रही है, जलमग्न हो गई है पूरी की पूरी तरह सड़कें। और चलिए रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश के हालात में सीएम धामी भी एक्टिव मोड में नजर आ गए हैं। सीएम धामी ने अफसरों से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपदा सचिव से पुष्कर सिंह धामी ने बात की है। सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। फोन पर यह बातचीत की गई है सीएम धामी की तरफ से। राज्यवासियों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, ये साफ कड़े शब्दों में कहा जा रहा है। बारिश के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इस ज्यादा खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद जुड़ गए हैं। यशराज जी, जिस तरह से उत्तराखंड में बीते दिन हमने देखा कि केदारनाथ क्षेत्र में भारी बादल फटने की खबर जो है वो सामने आई और अब सीएम जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल उत्तराखंड में बुधवार को भी भारी बारिश से जगह जगह आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं अलग अलग हादसों में कुल 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता दिखाए जा रहे हैं और उनकी तलाश भी अभी जारी है। उधर यदि बात करें केदार घाटी में, तो केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और टिहरी में तिलवाड़ा पुल भी बह चुका है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल पट्टी से भीमबगी के बीच लिंचोली के पास बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात गौरीकुंड को सोनप्रयाग बाजार और गौरी माई मंदिर को खाली करवा दिया था और वहीं तप्तकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग पर करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया जी। और यदि बात करें एहतियातन, तो एहतियातन के तौर पर 200 लोगों को जीएमवीएन के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच चट्टान रास्ते पर गिरने की भी सूचना मिली है। उधर यदि बात करें टिहरी की, तो टिहरी के घनसाली में विलंगना ब्लॉक के नौतार तोख में एक छोटा होटल के ढहने से दंपति क्या नाम जो भानु वो नीलम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। जबकि यदि बात करें गैरसैंण की, तो गैरसैंण में भी इस तरीके की घटना गैरसैंण के रोहिड़ा में एक मकान
पर मलबा गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई है। वहीं चमोली के बेलचोरी में मकान ढहने से 2 लोग लापता हो गए हैं। तो इस प्रकार से लगातार भारी बारिश के कारण, और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको यदि बताऊं रुड़की से, तो रुड़की में रोडवेज बस स्टेशन के पास बिजली के तारों से घिरे एक खंभे के नीचे पेड़ में बारिश के कारण अचानक करंट फैल गया। और इस बारिश का करंट फैलने से क्या हुआ कि पेड़ के नीचे बस का इंतजार कर रहे लोग, उसमें एक लोग जिनका नाम सरोज बताया जाता है, जो कामरी और देहरादून के निवासी और प्रदीप लंढोरा कल की करंट लगने से मौत हो गई। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तो वही प्रकार कल लगातार मौसम विभाग के द्वारा भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था कि रेड अलर्ट होने के कारण भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी को देखते हुए लगातार कल काफी नुकसान हुआ उत्तराखंड में। यदि बात करें इससे पहले की भी, तो 2013 में भी उत्तराखंड में त्रासदी जो आई थी, केदारनाथ त्रासदी, तो जरूर केदारनाथ में उसके बाद यह सबसे बड़ी घटना सामने आई है। जी यशराज जी, कुल मिलाकर स्थिति जो है वो काफी भयावह है और लगातार देखा जा सकता है उत्तराखंड में लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ आफत बनकर के लिए फौरन होंगे हाजिर।